चलिए आइए, गुड मॉर्निंग। तो आप चैप्टर नंबर देखिए, तो एनालिसिस कितना नंबर चैप्टर है? चैप्टर नंबर 'आइए बात बंद करिए, बात एकदम बंद करिए, खाना बंद करिए, सुनिए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनीज। ठीक है, आप लोग फाइल अकाउंट सीख लिए हैं। फाइल अकाउंट से डिफिकल्ट कोई चैप्टर नहीं है, वही सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है अकाउंट्स का। इसका चैप्टर कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कॉन्सेप्ट का ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पूरा समझ में आ जाएगा। ये कंपलसरी क्वेश्चन है, मतलब इसके और में और एक क्वेश्चन रहेगा, मतलब 2 क्वेश्चन कंपलसरी है, पर एक दूसरे में और रहेगा। ठीक है, जैसे आप लोगों के साथ बात हुआ था कि आप लोग के साथ जैसे इस बैच में अमलगमेशन करवा दे रहे हैं और उस बैच में एब्जॉर्प्शन करवा दिए हैं। ठीक है, उसका वीडियो लिंक आप लोग को दिसंबर में दे देंगे, इसका वीडियो लिंक उन लोग को दे देंगे दिसंबर में। ठीक है, आइए, उससे क्या रहेगा, तो दोनों चैप्टर कवर हो जाएगा आपका। एग्जाम में जो आपको मूड करे बना लेना, जिसको जो अच्छा लगे कि ये आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आया है, एग्जाम उसको बना लेना। कभी उल्टा भी होता है, जो ज़्यादा अच्छा समझ में आया उसका पेपर लेंथी हो सकता है, उसका सम डिफिकल्ट हो सकता है ना। जो आपका इजी चैप्टर है, मतलब आपको कम समझ में आया तो क्वेश्चन को इजी पूछा, बन जाएगा आपसे। समझिए पहले हम लोग कि अमलगमेशन किसको बोलते हैं। हम लोग मीनिंग ऑफ अमलगमेशन। Are you open? 2 companies merge together to form a new company, then it is called amalgamation of companies. Okay, and here the company just amalgamated is called transfer company or old company, and the newly formed company is called
is called transferring company or new company। हाँ क्या चीज, इसका मतलब मोटा ईडी को था। अच्छा, मतलब अमेलगमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर दो कंपनी मिलकर एक बड़ा कंपनी फॉर्म करता है। दो कंपनी आपस में मर्ज होगा, मर्ज होकर एक नया कंपनी फॉर्म करेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल X Limited and Y Limited are two companies. They decided to amalgamate and form a new company called XY Limited. Here X and Y, X Limited and Y Limited are called transfer कंपनी। हम लोग X लिमिटेड एंड Y लिमिटेड क्या बोलेंगे, ट्रांसफर कंपनी, एंड XY लिमिटेड is called transfer company। The process is called the Phantom process is called amalgamation of process is called amalgamation of companies। ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोसेस को बोलेंगे अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। ठीक है, इसका मतलब अमलगमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे दो कंपनी मिलकर एक नया कंपनी फॉर्म करेगा। पुराना दो कंपनी आपस में मर्ज होगा, एक बड़ा कंपनी फॉर्म करेगा। दो कंपनी मिलकर जो कोई बड़ा कंपनी फॉर्म करता है तो पुराने कंपनी का नाम होगा ट्रांसफर कंपनी और नया कंपनी का नाम होगा ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, एंड प्रोसेस का नाम क्या होगा, अमलगमेशन। दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एक रनिंग कंपनी दूसरे रनिंग कंपनी को परचेज करता है। ठीक है, एक रनिंग कंपनी क्या करता है, दूसरे रनिंग कंपनी को परचेज करता है। ठीक है, ये देखो ना, कुछ दिन पहले हाल फिलहाल में एक एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, देखिएगा ना, आप लोग इसका नाम सुने ना कि स्विगी जोमेटो ये सब का, हाँ, ये लोग मिलके जो एक देखिए ग्रोफर्स बोल के चल रहा था, हाँ ग्रोफर्स, हाँ उसको ये लोग परचेज करेगा। इसका मतलब एक रनिंग कंपनी दूसरे रनिंग कंपनी को क्या करेगा, खरीदेगा। जोमेटो क्या किया, ग्रोफर्स को परचेज करेगा। तो एक रनिंग कंपनी दूसरे रनिंग कंपनी को यदि परचेज करता है, ठीक है, तो उसको लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में दो कंपनी होना चाहिए, उसमें एक बड़ा खिलाड़ी रहेगा, एक छोटा खिलाड़ी रहेगा। बड़ा खिलाड़ी क्या करेगा, छोटा खिलाड़ी को परचेज कर लेगा। आप लोगों को पता नहीं होगा, जितना ही बिग बाजार था, जितना ही पैंटालून था, ठीक है, वो सब आदित्य बिरला के ग्रुप के कंपनी के अंदर में था। ठीक है, उस सबको कौन खरीद लिया, अभी रिलायंस सबको खरीद लिया। ठीक है, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में जो बड़ा प्लेयर होता है, बड़ा मछली जो है छोटा मछली को निकल नहीं आता, जो पैसा दे खरीद लेता है। निकलने वाला बात नहीं, आप समझ सकते हैं गलत सेंस में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पैसा देगा, आपका बिजनेस हम पैसा देकर खरीद लेंगे।
ठीक है, आपको भी लगा कि ठीक है आपका बिजनेस का जो कीमत जितना है उससे ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, आप भी बेच के दूसरा काम में लग जाइए। ठीक है, इसका मतलब हाँ, एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्प्शन का और ही मोटिव रहता है। जैसे बहुत बार एब्जॉर्प्शन इसलिए हम लोग करते हैं, ठीक है, या किसी बड़े कंपनी के साथ मिल जाते हैं, या एमलगमेशन का एक मोटिव रहता है ताकि हम लोग बड़े कंपनी को टक्कर दे सकें, बड़े कंपनी को टक्कर दे सकें। देखिएगा, जैसे आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन का भी सबसे बड़ा खिलाड़ी हो गया है जियो। हाँ, बड़ा प्लेयर वही हो गया है। ठीक है, लॉकडाउन के पहले या नोटबंदी के पहले बड़ा प्लेयर था एयरटेल। ठीक है, एयरटेल था, फिर क्या वोडाफोन, आइडिया हो, गेट आइडिया, हाँ, तो सब खत्म हो गया। अब देखिए ना, आपका वोडाफोन भी हो सकता है खत्म हो जाएगा। हाँ, ठीक है, वो किसी बड़े कंपनी उसको खरीद लेगा तो क्या होगा, उसको एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। दो कंपनी मिलकर बड़ा कंपनी फॉर्म करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, अमलगमेशन। अमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन का जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो सेम है। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एंट्रीज होता है वो एकदम सेम रहता है, उसमें कोई चेंजेज आपका नहीं आएगा। ठीक है, अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन का अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो सेम है। ठीक है, सिर्फ फर्क क्या है, अमलगमेशन में दो कंपनी आपस में मिलेगा, बड़ा कंपनी फॉर्म करेगा, और एब्जॉर्प्शन में एक रनिंग कंपनी दूसरे रनिंग कंपनी को क्या करेगा, परचेज कर लेगा। ठीक है, इसका मतलब एब्जॉर्प्शन में, एब्जॉर्प्शन को ही हम लोग बोलते हैं टेक ओवर। एब्जॉर्प्शन में क्या बोलते हैं हम लोग, टेक ओवर करना। ये आपका बिजनेस को हम टेक ओवर कर लिए, खरीद लिए। पॉइंट नंबर 2, मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन। Meaning of absorption. When one running company purchases the business of another running company, then it is called absorption. Okay, example, Twitter is purchased by कंपनी ऑफ लियोन मास्क। क्या नाम है, लियोन मास्क है उसका, लियोन, ELON, इलॉन मास्क। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, it is an example of absorption। मतलब इलॉन मास्क का कंपनी है, किसको खरीद लिया, ट्विटर को खरीद लिया। इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो प्रोसेस है इसका नाम है एब्जॉर्प्शन। एक कंपनी दूसरे कंपनी को एब्जॉर्ब कर लिया। पर एब्जॉर्प्शन में ध्यान रखिएगा, जो कंपनी आपको एब्जॉर्ब करेगा वो आपसे बहुत बड़ा कंपनी होना चाहिए, नहीं तो पैसा कैसे देगा आपको। आपका आपसे छोटा कंपनी रहेगा आपको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। छोटा कंपनी आप में मर्ज कर सकता है, मतलब एक बड़ा कंपनी और एक छोटा कंपनी आपस में मिलकर बड़ा कंपनी बन सकता है, उसको बोलते हैं अमलगमेशन। तो क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं अमलगमेशन। मतलब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से अमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन में कोई फर्क नहीं है। क्वेश्चन पहचानना पड़ेगा, क्वेश्चन में आपको लगे कि दो कंपनी मिलकर एक बड़ा कंपनी फॉर्म किया, अमलगमेशन होगा, और एक कंपनी दूसरे कंपनी को परचेज किया तो क्या है, ये एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, अच्छा, अमलगमेशन जो होता है, अच्छा हम लोग आप आगे जो बात करेंगे उसमें एब्जॉर्प्शन वर्ड कम यूज होगा, उसमें क्या वर्ड यूज होगा,
एब्जॉर्प्शन एमलगमेशन वर्ड यूज होगा। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि पहले ही बता दी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली एमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, इसका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करते हैं तो हम लोग हमेशा आगे एमलगमेशन ही बोलते रहेंगे। ठीक है, मतलब दोनों ही एमलगमेशन मतलब मिल जाना, उसमें भी एब्जॉर्प्शन में तो एमलगमेशन हो ही रहा ना, लेकिन उसमें क्या है कि हम आपका कंपनी खरीद के हम अपने मिला दिए, और एमलगमेशन क्या होगा कि दो कंपनी मिलकर एक नया कंपनी फॉर्म किया। एकदम क्लियर? अच्छा, जो हम लोग करते हैं पढ़ेंगे हम लोग एमलगमेशन। एमलगमेशन का दो टाइप होता है, एमलगमेशन दो टाइप का होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एमलगमेशन, टाइप्स ऑफ एमलगमेशन। एमलगमेशन का कितना टाइप होता है? तो दो टाइप होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ there are two types of amalgamation. Number 8, in nature of merger, in nature of merger, and दूसरा in nature of purchase. समझिए थोड़ा सा, ये नेचर ऑफ मर्जर, मर्जर का मतलब दोनों मिल गया। एमलगमेशन दो तरीके का, एक मर्जर नेचर का और दूसरा क्या नेचर का? परचेज। अच्छा, मर्जर नेचर का क्या मतलब है? मर्जर नेचर का मतलब दो कंपनी आपस में मिलके नया कंपनी बना लिया, एंड परचेज का मतलब एक नया कंपनी बना जो दोनों कंपनी को खरीद लिया। एक नया कंपनी बनाए, इसका मोटिव था दोनों कंपनी हम लोग क्या करेंगे, उसको बेच देंगे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। एंड मर्जर क्या होता है? जहाँ पे दो कंपनी मिलकर, ठीक है, दो कंपनी मिलकर एक नया कंपनी फॉर्म करेगा, उसका नाम है मर्जर। अच्छा, मर्जर का कुछ टर्म एंड कंडीशन है। क्वेश्चन में क्या बोलेगा आपको कि एमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, ऐसे इंग्लिश लिखा होना चाहिए, एमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, ऐसा लिखा रहे तो ही मर्जर वाला अप्लाई करना, अदरवाइज मर्जर अप्लाई नहीं होगा, परचेज अप्लाई होगा। ठीक है, इसका मतलब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि मर्जर कब बोलते हैं। तो मर्जर के लिए 5 कंडीशन बताएंगे, 5 कंडीशन पूरा होने पर मर्जर होगा। 5 में से एक भी कोई कंडीशन यदि पूरा नहीं होगा तो क्या कहलाएगा? तो कहलाएगा परचेज। ठीक है, इसका मतलब, और एग्जामिनेशन, ये तो प्रैक्टिकल बताएं, एग्जामिनेशन में कैसे समझेंगे? एग्जामिनेशन में क्या लिखा रहेगा? यदि आपसे मर्जर करवाना चाहेगा तो उसमें लिखा रहेगा एमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। ठीक है, मर्जर पूछने का चांस थोड़ा कम रहता है, हम भी सम बताएंगे तो एक ही बताएंगे, एक ही सम से आपको सीख लेना पड़ेगा। ठीक है, एंड परचेज का बहुत सारा सम्स रहता है और एग्जाम में परचेज ही पूछेगा। ठीक है, हम लोग को समझना पड़ेगा पहले एमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर क्या होता है। An amalgamation is said to be in nature of merger if the following 5 conditions are fulfilled. पांच कंडीशन हम आपको बताएंगी, 5 कंडीशन यदि आप पूरा कर देते हैं तो आपका नाम रहेगा मर्जर। पहला कंडीशन, all assets and liabilities
ऑफ ट्रांसफर कंपनी। ट्रांसफर कंपनी कौन है? जो अमलगमेट हो रहा है, ठीक है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड कंपनी। तो फर्स्ट नेचर है ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ट्रांसफर कंपनी विल बिकम assets and liabilities of ट्रांसफरिंग कंपनी। मतलब ओल्ड कंपनी का जितना असेट्स एंड लायबिलिटीज है वो सारा किसका असेट लायबिलिटीज हो जाएगा? वो सारा का सारा न्यू कंपनी का असेट लायबिलिटीज हो जाएगा, सारा का सारा। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये ट्रांसफर जो होगा, ट्रांसफर, ठीक है, ये ट्रांसफर हमेशा बुक वैल्यू पे होगा, ठीक है। एसेट लायबिलिटीज ओल्ड कंपनी जब न्यू कंपनी में ट्रांसफर करेगा तो उसको किस वैल्यू में ट्रांसफर करेगा? बुक वैल्यू में, बैलेंस शीट वैल्यू में, ठीक है। ऑल एसेट्स एंड liabilities are transferred at balance sheet value। सारा एसेट लायबिलिटीज को आपको किस वैल्यू में ट्रांसफर करना पड़ेगा? बैलेंस शीट वैल्यू में ट्रांसफर करना पड़ेगा। नंबर सी, 90% इक्विटी शेयर होल्डर of old companies will become equity shareholder of new company। मतलब पुराने कंपनी का 90% शेयर होल्डर, जो 90% शेयर होल्डर, ठीक है, और न्यू कंपनी का शेयर होल्डर रहेगा। मतलब शेयर होल्डर चेंज नहीं होगा। इन शॉर्ट शेयर होल्डर चेंज नहीं होगा, शेयर होल्डर सेम रहेगा। दोनों ही 90%, दोनों कंपनी का 90% शेयर होल्डर, ठीक है, न्यू कंपनी में का शेयर होल्डर बन जाएगा, ठीक है। मतलब वहाँ पर नंबर ऑफ शेयर होल्डर, नंबर ऑफ ओनर्स जो है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर जो है चेंज नहीं होगा। कम से कम 90% है। 90% शेयर होल्डर जो है ओल्ड कंपनी का किसका शेयर होल्डर रहेगा? न्यू कंपनी का शेयर होल्डर रहेगा, ठीक है। कितना बताएं? पहला क्या था कि एसेट लायबिलिटीज सारा ट्रांसफर होगा। दूसरा क्या बताएं? ये एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर जो होगा बैलेंस शीट वैल्यू पर। एंड थर्ड क्या बताएंगे आपको कि आपका 90% शेयर होल्डर है, आपका 90% शेयर होल्डर है, ठीक है, वो न्यू कंपनी का शेयर होल्डर बन जाएगा, ठीक है। नंबर डी, रेडी? पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन, समझेंगे? हाँ, पीसी must be paid in form of shares। पीसी का पेमेंट कैसे होगा? सिर्फ शेयर्स में होगा। कैश may be used for fraction of shares। पीसी का पेमेंट होगा। पीसी का पेमेंट किस में होगा? पीसी का पेमेंट हमेशा किस पर होगा? हमेशा शेयर्स में होगा। पीसी आपको शेयर्स में ही देना पड़ेगा, ठीक है। कैश आप यूज कर सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स के लिए। मान लीजिए किसी शेयर होल्डर का जो न्यू कंपनी का शेयर्स निकलेगा, ठीक है, मान लीजिए निकला 1.25 शेयर्स, तो 1.25 शेयर्स तो हम दे नहीं सकते उसको ना, हाँ, इसका मतलब उसका शेयर्स एक शेयर्स देंगे। अब 0.25 शेयर्स के लिए हम लोग क्या देंगे? उसको कैश देंगे, ठीक है। अच्छा, ये शेयर्स का नंबर कैसे चेंज हो सकता है? तो चेंज होगा क्योंकि जब न्यू कंपनी आपको टेक ओवर करेगा तो एक वैल्यू डिसाइड करेगा, एक वैल्यू
डिसाइड करेगा, उस वैल्यू का नाम है परचेज कंसिडरेशन। अच्छा, वो परचेज कंसिडरेशन को जो नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन आ सकता है। फ्रैक्शन कभी आता है, ठीक है, कैश में भी यूज नहीं आएगा तो मत यूज करना, नहीं आएगा तो मत यूज करना। यदि फ्रैक्शन आता है, ठीक है, तो फ्रैक्शन के बदले उसको कैश दे देना। कितना बात बताएं? एंड पुराने कंपनी का जो बिजनेस है वही बिजनेस न्यू कंपनी कैरी ऑन करेगा, ठीक है। इसका मतलब जो कंपनी का जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है मेमोरेंडम का, आर्टिकल मेमोरेंडम का, उसको आप चेंज नहीं कर पाइएगा, ठीक है। द बिजनेस ऑफ old companies will be carried on by new company. If anyone of the above conditions are not fulfilled, मतलब ऊपर जो 5 कंडीशन हम आपको बताएं, वो 5 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन यदि आप पूरा नहीं कर पाते हैं, नॉट फुलफिल, देन इट इज कॉल्ड amalgamation in nature of परचेज। उसी का नाम क्या हो जाएगा बताओ तो? उसी का नाम हो जाएगा अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज, वही परचेज नेचर हो जाएगा। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पीसी के बारे में। किस बारे में बात करेंगे? पीसी। अच्छा, पीसी का मतलब यहाँ पर मासी और पीसी का बात नहीं कर रहे हम लोग। हाँ, पीसी का मतलब होता है परचेज कंसिडरेशन। क्या मतलब होता है उसका? परचेज कंसिडरेशन। आई पॉइंट में कितना चलेगा बताइए? 1/5। बहुत इंपॉर्टेंट। यदि आप पीसी निकाल दिए सम्स में, ठीक है, तो 90% सम आपका बन जाएगा। पीसी निकालने का ऐसे 3-4 मेथड है, लेकिन सिलेबस में जितना एरिया कवर्ड है हम सिर्फ उसी के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। मतलब हम आपको 2 मेथड बताएंगे, ठीक है। कितना बताएंगे? 2 मेथड। उसी से काम चल जाएगा, क्योंकि इंटर कंपनी सिलेबस से हट चुका है आपके सिलेबस में, ठीक है। इंटर कंपनी होल्डिंग वाला सम्स नहीं है। इंटर कंपनी होल्डिंग वाला सम्स रहता तो एवेल्युएशन का लेवल और भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो न्यू सिलेबस जब आया तो सोचा उन लोग कि बच्चे लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, ठीक है, इंटर कंपनी होल्डिंग उसको हटा दो। इंटर कंपनी होल्डिंग हटाकर अब सीधा सीए फाइनल वाला बच्चा लोग पढ़ता है। मतलब इंटरमीडिएट वाला बच्चा लोग की इंटर कंपनी होल्डिंग नहीं पढ़ता, क्योंकि वो रियल डिफिकल्ट एरिया है, पूरा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आइए पॉइंट नंबर कितना चलेगा? पॉइंट नंबर 5, मीनिंग ऑफ परचेज कंसिडरेशन। Meaning of purchase consideration. As per AS 14, नाम सुना कभी AS का? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अमलगमेशन का रूल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में लिखा हुआ है, ठीक है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, AS 14, PC means amount payable to number A, equity shareholder, and number B, preference shareholder। सिर्फ 2 लोगों का पेमेंट लेना, ठीक है। मतलब कंपनी का जो मालिक है उसको कितना पैसा दे रहे हैं, वही है पीसी।
ठीक है। कंपनी का जो बाकी के लिए क्वेश्चन बोलेगा ना कि क्रेडिटर्स को हम इतना देंगे, डिबेंचर को हम इतना देंगे, वो सब पीसी में कभी नहीं आएगा। पीसी में जब भी कोई पीसी बोले पीसी निकालो तो पेमेंट, यदि पीसी पेमेंट के हिसाब से दिया हुआ है किसका पेमेंट लेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट। नेवर कंसीडर पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स, इस सब का पेमेंट कभी कंसीडर मत करना। सिर्फ दो लोगों का पेमेंट लेना है, ठीक है। पीसी कैन बी कैलकुलेटेड बाय either of the two methods। पीसी कैलकुलेशन का दो मेथड है, एक का नाम है पेमेंट बेसिस, ठीक है, और दूसरे का नाम है, ठीक है, नाटो मत पढ़ लेना, नाटो बेसिस, नाटो, नाटो बेसिस, ठीक है। क्या हुआ बता लंबो, तो मोबाइल कुछ और दिखा रहा क्या? इसका माथे जब किसी बुढ़सी आती है बंदूक पे नहीं फूलों पे विश्वास रखते हैं। चल बैक अटैच को हम लोग डिस्कस करेंगे पेमेंट बेसिस क्या होता है। वन नंबर पीसी calculation under PC calculation under payment method। पीसी कैलकुलेशन अंडर कौन से मेथड में, ठीक है। पेमेंट कैसे क्वेश्चन करके समझेंगे कि पेमेंट मेथड में से पीसी निकलेगा, ठीक है। कितना व्हेन अमाउंट पेड ऑब्लिक पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर and preference shareholder, equity shareholder and preference shareholder are clearly given in the problem, then use payment method to find PC, ठीक है। मतलब किसी क्वेश्चन में यदि आपके पास पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर एंड पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर लिखा हुआ रहे, ठीक है, तो समझ जाना पेमेंट मेथड से पीसी निकलेगा, पेमेंट मेथड से पीसी निकलेगा, ठीक है। पीसी किस मेथड से निकलेगा? पेमेंट मेथड से, ठीक है। इसमें क्या लेंगे बताओ तो? दो लोगों का पेमेंट, अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर हम लोग क्या क्या दे सकते हैं?
शेष दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, शेष दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं, कैश दे सकते हैं, और तो कुछ लेगा नहीं हो ना, ठीक है। एंड दूसरा अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस होल्डर, एंड प्रेफरेंस होल्डर भी दो चीज दे सकते हैं, जनरली वो लोग शेयर्स ही लेगा, ठीक है, और क्या ले सकता है, कभी कभी कैश हम उसको दे सकते हैं। इन दोनों को ऐड कर लेना, इसका नाम क्या होगा, पीसी। ठीक है, आइए नंबर 7, मेथड 2, नाटो, क्या नाम है इसका, नाटो मेथड और पीसी कैलकुलेशन। नाटो का मतलब, तो नाटो वाला लोग जो वर्ल्ड वॉर कर रहे हैं वो नहीं, देखें, हाँ उतना हम हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे ना, तो समझिए। नाटो का मतलब होता है नेट एसेट्स टेकन ओवर, आपका बिजनेस जो खरीद रहे हैं उसमें नेट एसेट कितने का है। नेट एसेट का मतलब हम एसेट कितने का लिए और लाइबिलिटीज कितने का लिए। एसेट को हम ऐड कर लेंगे, उससे जो लाइबिलिटीज लेस किए लिए उसको लेस कर देंगे, जो डिफरेंस बचेगा वो नेटो है, तो वही पैसा हम आपको देंगे, ठीक है। नेटो का मतलब होता है, नेटो मीन्स नेट एसेट्स टेकन ओवर, NATO method is used only when payment method is not applicable। NATO तभी आप इस्तेमाल करना, NATO तभी इस्तेमाल करना जब जो पेमेंट मेथड अप्लाई नहीं हो। इसका मतलब किसी क्वेश्चन में पेमेंट मेथड अप्लाई हो रहा है तो उसका NATO PC नहीं होगा, उसका NATO PC नहीं होगा। NATO PC तब होगा जब पेमेंट नहीं पता है, बात समझिए ठीक से। मैं किसी क्वेश्चन में यदि पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर एंड पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर दिया हुआ है, इन सच केस NATO इज नॉट PC, उस केस में जो पेमेंट है वो है PC। इसका मतलब NATO मेथड तक यूज करेंगे जब क्या नहीं अप्लाई होगा, जब पेमेंट मेथड इज नॉट एप्लीकेबल। जब आप क्वेश्चन देख के लगे कि पेमेंट मेथड यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, तो पेमेंट मेथड तब अप्लाई होगा ना जब क्वेश्चन में आपके बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों दिया हुआ है। तो आपके क्वेश्चन में इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों का पेमेंट क्लियरली लिखा होना चाहिए। एक का पेमेंट लिखा हुआ है, एक का पेमेंट नहीं लिखा हुआ है, या एक का पेमेंट बोला है कि बाकी जो बचेगा हम कैश दे देंगे, बाकी ये दे देंगे, तो बाकी तो पता नहीं आपको ना। इसका मतलब उस तरह की सिचुएशन में हम लोग किसमें आना पड़ेगा, NATO में आना पड़ेगा। NATO तभी यूज करना, ठीक है, NATO तभी यूज करना, ठीक है, जब क्या होगा, जब क्या नहीं अप्लाई होगा, जब पेमेंट नहीं पता होगा, ठीक है। NATO इक्वल्स टू PC, NATO इक्वल्स टू क्या होगा, PC, ओनली व्हेन, तभी होगा, अदरवाइज नहीं, ओनली व्हेन पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज नॉट अवेलेबल, इज नॉट अवेलेबल, जब नहीं पता हो तभी लेना, ठीक है। अंडर दिस मेथड PC is, देखो यहाँ तो हुआ कि नहीं, हटाएं। इस मेथड में PC क्या होगा हम लोग का, अंडर दिस मेथड PC क्या होगा,
ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स टेकन ओवर, जो असेट्स टेकन ओवर हुआ है, जो एसेट्स टेकन ओवर आप कर रहे हैं, जो एसेट्स आप ले रहे हैं, ठीक है, वो सारा एसेट्स का क्या लेना होगा आपको, मार्केट वैल्यू। इससे आपको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा मार्केट वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज टेकन ओवर, और जो लायबिलिटीज आप लिए हैं, ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका, ठीक है, और उसको लेस करने पे कहलाएगा आपका नेटो। और नेटो हमेशा पीसी नहीं होता, ध्यान रखना। नेटो तभी पीसी होगा जब पेमेंट आपको पता नहीं रहेगा। क्लियर सबका? अच्छा, हम लोग बात करेंगे गुडविल या कैपिटल रिजर्व में, इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, कैलकुलेशन फॉर गुडविल और कैपिटल रिजर्व। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। गुडविल या कैपिटल रिजर्व तब निकलेगा जब पीसी पेमेंट मेथड का है। जब पीसी किसका है, व्हेन पीसी is calculated under payment method, then difference between PC and NATO is called गुडविल और कैपिटल रिजर्व। मतलब यदि आपका पीसी ग्रेटर देन नेटो हो जाए, पीसी किससे बड़ा हो जाए, मतलब पीसी आपका 1 लाख है, पर उसका नेटो निकालें तो नेटो निकलता 90,000, 10,000 ज़्यादा लग रहा है आपका ना, ठीक है। तो डिफरेंस को क्या बोलेंगे, डिफरेंस इज कॉल्ड गुडविल। डिफरेंस आपका क्या लगेगा, गुडविल। जो ज़्यादा पैसा आप दे रहे हैं वो आपका क्या लगेगा, गुडविल। और यदि ऐसा हो कि पीसी छोटा हो जाए, नेटो बड़ा हो जाए, मतलब पैसा आपका कम लगा, the difference is called capital reserve, ठीक है। ध्यान रखना, फिर से बोल दे रहे, पीसी आपका गुडविल तब होगा, गुडविल या कैपिटल जब तब निकालेंगे जब पीसी किस मेथड को, पीसी किस मेथड का है, पीसी है पेमेंट मेथड का। मतलब जब पेमेंट इक्विटी से होल्डर एंड प्रेफरेंस से होल्डर लिखा हुआ है, अब आपको नेटो मेथड पीसी, अब नेटो जो है पीसी नहीं आपका नेटो इज नॉट इक्वल्स टू, नेटो पीसी कब होगा, नेटो पीसी कब होगा, जब क्या नहीं अप्लाई होगा, जब पेमेंट मेथड अप्लाई नहीं होगा। मान लीजिए पेमेंट मेथड से हम लोग पीसी निकाले, पीसी निकला 1 लाख रुपया, हमको लगा अच्छा इसी से हमको नेटो निकालते हैं, नेटो निकाले तो नेटो निकला 90,000। इसका मतलब न्यू कंपनी 90,000 का एसेट लेके जाएगा, पर हमको पैसा कितना देगा, 1 लाख रुपया, 10,000 फालतू दिया, जो एक्स्ट्रा पैसा दिया उसके लिए कहलाएगा गुडविल। क्या कहलाएगा उसके लिए, गुडविल। कम पैसा देता है उसके लिए कहलाएगा कैपिटल रिजर्व। इसका गुडविल या कैपिटल रिजर्व का कॉन्सेप्ट न्यू कंपनी के लिए होता है। ओल्ड कंपनी का तो बिक रहा है, उसको गुडविल से क्या मतलब है ना, उसको गुडविल या कैपिटल रिजर्व से कोई मतलब नहीं है। इसका जो पैसा देता है उसके लिए गुडविल या कैपिटल रिजर्व अराइज होगा, ठीक है। अब हम लोग मूव करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की तरफ।
अच्छा, अकाउंटिंग कंपनी समझाएंगे हम आपको, तो पहले हम न्यू कंपनी समझाएंगे। क्या समझाएंगे पहले? न्यू कंपनी। क्यों समझाएंगे पहले न्यू कंपनी? न्यू कंपनी क्यों समझाएंगे? इसलिए समझाएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछने का 90% चांस रहेगा कि फाइंड पीसी एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। क्वेश्चन में 90% चांस क्या रहेगा? 90% चांस रहेगा बोले फाइंड पीसी, पीसी निकालो, या बोलेगा फाइंड पीसी, पास जर्नल इन न्यू कंपनी एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। ये सबसे मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन रहेगा। सेकेंड फेवरेट क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड पीसी एंड क्लोज बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी, क्लोज बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर ऐसा क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रखा जाएगा कि फाइंड पीसी क्लोज ओल्ड कंपनी बुक्स एंड पास जर्नल न्यू कंपनी एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन होने से कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करिएगा, पेपर कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन होगा ही नहीं। पहला बात कि इसलिए नहीं होगा, ऐसा होता था क्योंकि जिस समय हुआ करता था उस समय जो पेपर का टाइम आवर्स होता था, पेपर का ड्यूरेशन जो होता था 4 आवर्स होता था। मतलब आप लोग के पहले जो सिलेबस चल रहा था 2000 जो आप न्यू सिलेबस सेमेस्टर वाले से पहले सिलेबस चल रहा था, वहाँ पर ऑनर्स पेपर 4 घंटे का होता था। ऑनर्स पेपर सारा ऑनर्स पेपर का टाइम ड्यूरेशन 4 आवर्स था। उस तरह के पेपर में वो सब फेवरेट क्वेश्चन था। वो सब क्या था? फेवरेट क्वेश्चन था। वो पूछेगा ही पूछेगा, पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, लेकिन अभी 3 घंटे के अंदर यदि उस तरह का क्वेश्चन सेट करेगा, अब साथ में फाइनल अकाउंट भी करना है, ठीक है, तो आप सॉल्व नहीं, हमको भी देगा सॉल्व करें तो हम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक तो ह्यूमन ये है ना, कहीं पर तो लिमिटेशन फैक्टर तो है ही ना। ऐसा तो नहीं कोई पेपर आएगा रोबोट थोड़ी ना है, चिट्ठी नहीं है, जैसे देखिए सॉल्व हो गया। पॉइंट नंबर 9, अकाउंटिंग मेथड। अकाउंटिंग मेथड, अच्छा यहाँ लिख दे जानबूझ के, फॉर न्यू कंपनी। मतलब ओल्ड कंपनी का कोई अकाउंटिंग मेथड नहीं होता है। ओल्ड कंपनी का कोई अकाउंटिंग मेथड, उसका एक ही मेथड है। ठीक है, ये न्यू कंपनी के लिए मेथड अप्लाई होता है। ठीक है, मर्जर यदि है, मर्जर है तो उसका नाम है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट, पूलिंग मतलब इकट्ठा करना। और परचेज है तो उसका नाम ही परचेज मेथड। परचेज हम लोग इसी का डिस्कस करेंगे। स्टार्ट जिस पे दिए हैं उस पर डिस्कस होगा। हटाएं, हटाएं। 1 नंबर 10, 1 नंबर 10। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अंडर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अंडर कौन सा मेथड? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अंडर परचेज मेथड। किस मेथड में कर रहे हैं हम लोग? फॉर किस कंपनी में? फॉर न्यू कंपनी। जर्नल
न्यू कंपनी में क्या पास करना है आपको? जर्नल। आइए नंबर 1, I when businesses amalgamated या फिर taken over, बिजनेस या तो अमलगमेट होगा या फिर टेकन ओवर होगा। तो न्यू कंपनी फर्स्ट एंट्री लिखिएगा, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। अच्छा, इस जर्नल का जो अमाउंट होता है वो पीसी होता है, तो जो अमाउंट क्या होगा? पीसी। ठीक है। नंबर 2, when assets and liabilities are taken over at agreed value। याद रखना, agreed value को ही बोलते हैं हम लोग, ठीक है, मार्केट वैल्यू। आपको क्या करना पड़ेगा? असेट्स एंड लायबिलिटीज को टेकन ओवर करना पड़ेगा किस वैल्यू पर? मार्केट वैल्यू पर। जो जो एसेट आप टेकन ओवर करिएगा सबको डेबिट करना होगा। सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, तो गैप छोड़िए। 2, लायबिलिटीज फॉर डिवेंचर, क्या लिखना? डिवेंचर को अलग से लिखा जाएगा। टू बाकी, टू सन्ड्री लायबिलिटीज एंड टू बिजनेस परचेज अकाउंट। सन्ड्री एसेट्स डेबिट होगा, क्या डेबिट होगा? सन्ड्री एसेट्स डेबिट होगा। टू लायबिलिटी फॉर डिवेंचर कभी होता है तो क्रेडिट में आएगा, टू सन्ड्री लायबिलिटीज क्रेडिट होगा एंड टू बिजनेस परचेज अकाउंट क्रेडिट। ऊपर बिजनेस परचेज अकाउंट खोले थे ना, नीचे आ जाएगा, आ गया। ठीक है। अच्छा देखो, ये जो अमाउंट होगा ये मार्केट वैल्यू पे होगा। किस पर होगा? ये मार्केट वैल्यू पे होगा। और ये लायबिलिटी फॉर डिवेंचर भी किस पे होगा? मार्केट वैल्यू पर। और ये किस पर होगा? ये भी मार्केट वैल्यू पर। देखो गौर से कॉन्सेप्ट समझो। ये देखो, ये एसेट टेकन ओवर है, ये सन्ड्री एसेट डेबिट किए ना, तो एसेट टेकन ओवर है। और ये देखो लायबिलिटी उसमें से क्रेडिट किए ना, मैं लेस हो गया। ठीक है, इसका मतलब सन्ड्री एसेट डेबिट हुआ, लायबिलिटी सब जो टेकन ओवर हुआ लेस हो गया। सो ये नेटो है। ये क्या है? नेटो है। ये भी पीसी, बिजनेस परचेज में क्या लिखते हैं हम लोग? पीसी। यदि ये पीसी पेमेंट मेथड का है, ये पीसी किस मेथड का है, तो इस एंट्री में गैप रहेगा। वो गैप का नाम या तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व होगा। और ये पीसी यदि नेटो मेथड का है, इस एंट्री में गैप नहीं होगा, ये एंट्री अपने आप टैली कर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कभी क्रेडिट बड़ा होगा, ऊपर लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट बैलेंसिंग फिगर। और यदि आपका डेबिट बड़ा हो जाए तो क्रेडिट में लिखेंगे कैपिटल
रिजर्व अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। क्लियर? नंबर 3, when PC is discharged, जब पीसी आप क्या करिएगा, पीसी को क्या करिएगा, जब पीसी को आप डिस्चार्ज कर दीजिएगा, डिस्चार्ज का मतलब पे करिएगा, ठीक है? तो पेमेंट किसका होगा? लिक्विडेटर का होगा। आप तो शेयर होल्डर को नहीं पहचानते हैं ना, तो लिक्विडेटर को बुलाना, पुराने कंपनी का जो लिक्विडेटर है उसको बुलाना, लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी को डेबिट करना। उसको क्या क्या दे सकते हैं? उसको हम दे सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, उसको हम दे सकते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसमें प्रीमियम हो सकता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम हो सकता है, टू बैंक हो सकता है। कितना एंट्री हुआ तो बताओ तो? 3। 4th एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। एंट्री नंबर 4, when debentures are discharged, डिबेंचर को हमेशा पेमेंट करना पड़ता है। तो डिबेंचर तो सर्टिफिकेट होता है ना, कंपनी का नाम चेंज हो गया तो सर्टिफिकेट चेंज होगा, कंपनी का नाम चेंज होगा, क्या चेंज होगा? सर्टिफिकेट चेंज होगा। इसका डिबेंचर होल्डर को बुलाना, उसको नया सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसलिए डिबेंचर, इसलिए देखो सेकेंड एंट्री में डिबेंचर अलग से लिखे थे, लायबिलिटी फॉर डिबेंचर, इसका हमेशा पेमेंट होगा, ठीक है? एंट्री लिखना, लायबिलिटी फॉर डिबेंचर अकाउंट डेबिट का गैप छोड़ के टू न्यू डिबेंचर अकाउंट। पुराना डिबेंचर उधर क्या देंगे? न्यू डिबेंचर देंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम हो सकता है, डिबेंचर इशू में डिस्काउंट भी हो सकता है, डिस्काउंट होगा तो ऊपर जाएगा डिबेंचर डिस्काउंट डेबिट। Number 5, when expenses of old company paid, पुराने कंपनी का एक्सपेंस आप पे कर रहे हैं, पुराने कंपनी एक्सपेंस क्या कर रहे हैं? न्यू कंपनी पे कर रहा है। पुराना कंपनी एक्सपेंस बाय न्यू कंपनी क्यों पेमेंट करेगा? व्यवस्थित बात है क्या? पुराना कंपनी अपना खर्चा खुद पेमेंट करे, और न्यू कंपनी यदि पेमेंट करता है तो न्यू कंपनी के लिए लॉस हो जाएगा। न्यू कंपनी के लिए क्या हो जाएगा? उस लॉस का नाम गुडविल होगा, का नाम क्या होगा? गुडविल। एंट्री और गुडविल अकाउंट डेबिट, या फिर कभी कभी हम आपको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व को डेबिट कर देना। ऐसा क्यों? ये डिपेंड करता है कि वो जो सेकेंड एंट्री में गुडविल आया या कैपिटल रिजर्व आया। सेकेंड एंट्री में गुडविल है, यहाँ गुडविल लिख लेना, यहाँ क्या लिख लेना? गुडविल है। सेकेंड एंट्री में कैपिटल रिजर्व है, यहाँ कैपिटल रिजर्व लिख लेना, ठीक है? टू बैंक अकाउंट, न्यू कंपनी का अपना एक्सपेंस हो सकता है फॉर फॉर्मेशन एक्सपेंसेस ऑफ न्यू कंपनी। न्यू कंपनी फॉर्म हुआ है,
उसका अपना फॉर्मेशन एक्सपेंस हो सकता है, ठीक है। जेई एंट्री होगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को डेबिट कर लेना और क्या करना, बैंक को क्रेडिट करना। एंट्री नंबर 7, ठीक है। फॉर इंटर कंपनी ड्यूज सेट ऑफ। अच्छा, इंटर कंपनी ड्यूज का क्या मतलब बताओ? मतलब ओल्ड कंपनी और न्यू कंपनी का डेटर्स एंड क्रेडिटर्स सेम हो सकता है ना। मान लीजिए जो कंपनी का डेटर्स था, मेरे लिए क्रेडिटर्स था ना, हम क्या किए, उस कंपनी को खरीद लिए। तो यार हम क्या बोल रहे हैं, मतलब मान लो एक दो कंपनी है, एक्स कंपनी है, वाई कंपनी है। एक्स कंपनी इससे पैसा पाता है, एक्स कंपनी के लिए क्या होगा, डेटर्स होगा, और सेम फिगर वाई के लिए क्या होगा, क्रेडिटर्स होगा। अब ये दोनों कंपनी एक्स क्या किया, इसको परचेज कर लिया, तो इसका मतलब एक्स जब वाई को परचेज कर लिया तो वाई तो एक्स में मिल गया ना, तो डेटर्स क्रेडिटर्स तो सेम हो गया। डेटर्स क्रेडिटर्स, जिसका डेटर्स था उसी क्रेडिटर्स हो गया। इसका मतलब उसको बोलते हैं इंटर कंपनी ड्यू सेट ऑफ करना। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स को क्या करेंगे, सेट ऑफ कर लेंगे। एंट्री होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। बॉक्स में लिखना, this rule will be followed in BP and loan also। BP और लोन आता है तो उसमें भी फॉलो होगा। नंबर 8 लास्ट एंट्री, फॉर मेंटेनिंग स्टैट्यूटरी रिजर्व। ये क्वेश्चन बोलेगा तभी करना। पुराने कंपनी के पास यदि स्टैट्यूटरी रिजर्व है तो न्यू कंपनी के पास भी क्या होना चाहिए, स्टैट्यूटरी रिजर्व होना चाहिए। इसके लिए एंट्री पास होगा अमलगमेशन adjustment account debits to statutory reserve accounts। ठीक है, क्लियर। मतलब ये एंट्री लास्ट का एंट्री में लेकर कोई खास डिस्कशन हम नहीं कर रहे हैं, समझ आएगा तो बताएंगे। ये किसी पुराने कंपनी के पास यदि स्टैट्यूटरी रिजर्व है, जैसे इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व या कोई भी स्टैट्यूटरी रिजर्व है, तो सेम स्टैट्यूटरी रिजर्व न्यू कंपनी को मेंटेन करना पड़ता है ताकि न्यू कंपनी टैक्स बेनिफिट सब ले पाए। इसे न्यू कंपनी एक झूठा एंट्री लिखेगा, इसका नाम है अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। ये एसेट में जाएगा, ये कहाँ जाएगा, अदर सीए में, और ये जाएगा स्टैट्यूटरी रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस में। ठीक है, देखो एक थोड़ा सा जल्दी फास्ट रिकैप करते हैं। और ये सब ना झूठ मूठ का आपको बोलेगा ना कि बहुत इजी चैप्टर है, आना ऐसे घोल के पिलाएंगे हो जाएगा, घर जाइएगा। अगला क्लास वेडनेसडे अपना है, उस दिन भी हम लोग अकाउंट्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, आपका टैक्स फ्राइडे पढ़ेगा, टैक्स हम लोग कब पढ़ेंगे, फ्राइडे, क्योंकि वेडनेसडे ना उस बैच का भी टैक्स क्लास ही है। आप दोनों में जीएसटी है, एक ही दिन आपका भी जीएसटी उसका भी जीएसटी, कोई एक बैच का डिस्कशन गंदा होगा, चाहे आपका गंदा हो चाहे उसका गंदा होगा। हाँ किसी का, क्योंकि सेम चीज है ना, सेम चीज अभी बोले एक घंटा सेम चीज बोल रहे हैं, तो वो हमको पता है, हम बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, वो पता है किसी एक बैच में
ठीक है, और हम डिस्कशन गंदा करेंगे, ठीक है, वो इम्प्रेशन खराब होगा। हाँ, इसीलिए एक बैच वेडनेसडे पढ़ेगा जीएसटी, दूसरा बैच फ्राइडे पढ़ेगा जीएसटी, मतलब आप लोग फ्राइडे पढ़ेंगे जीएसटी। ध्यान सुनना, चल 5 मिनट के अंदर पूरा बात रिकैप करेंगे। ध्यान सुनना, घर जाना, नोट्स पढ़ के मत आना, तब नहीं पढ़ा पाएंगे। नोट्स पढ़ के आएगा, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। नोट्स को क्या करेगा, बोल के पी जाएगा, एक एक बात याद करके आएगा, तब हम सिखा देंगे। तब समझना एक ऐसे छूमंतर है, कुछ नहीं है समझ में। और यदि मान लीजिए आपको लगेगा ना, अच्छा हाँ सर ऐसा होगा तो चलना मेरे साथ गांव में बकरी चढ़ाना, सुना ध्यान से। मतलब दो कंपनी आपस में जब मिलता है तो उसको हम लोग वहां फास्ट से क्या करें, मूव कर, ओए जुल्फे देखो, जब दो कंपनी आपस में मिलकर एक नया कंपनी फॉर्म करेगा तो उसको बोलते हैं अमलगमेशन, और एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीदेगा तो उसका नाम है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों ही केस में परचेज कंसीडरेशन डिसाइड होगा, क्योंकि ना कंपनी चेंज हो रहा है ना। जैसे दो कंपनी मिलकर एक नया कंपनी फॉर्म हुआ, पुराने कंपनी को शेयर होल्डर को कुछ तो मिलेगा ना। ऐसे मान लीजिए हम आपके कंपनी खरीदे तो आपको हम पैसा देंगे ना, इसका मतलब जो पहला कैलकुलेशन होता है उसका नाम है परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन निकालते समय यदि पेमेंट मेथड है तो पेमेंट मेथड में सिर्फ दो लोगों का पेमेंट ले रहा हूँ, एक का नाम इक्विटी शेयर होल्डर, दूसरे का नाम प्रेफरेंस शेयर होल्डर। यदि पेमेंट मेथड क्वेश्चन पढ़ के आपको लगे कि सर पेमेंट के बारे में कहीं लिखा हुआ नहीं है, इन सर्च केस पेमेंट मेथड को साइड कर देना, पेमेंट मेथड अप्लाई नहीं होगा। इन सर्च केस हम लोग नेटो यूज करेंगे, जिसको बोलते हैं नेट एसेट टेकन ओवर। उसमें न्यू कंपनी जो एसेट टेकन ओवर करेगा उसका मार्केट वैल्यू लिखेगा, ऐड करेगा, जो लायबिलिटीज टेकन ओवर करेगा उसका मार्केट वैल्यू लिखेगा और लेस करेगा, ठीक है। जो डिफरेंस है नेट एसेट टेकन ओवर एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर का जो डिफरेंस है उसका नाम है नेटो, ठीक है। नेटो ही पीसी होगा तब इफ पेमेंट इज नॉट अवेलेबल, पेमेंट इज नॉट अवेलेबल। यदि किसी क्वेश्चन में पेमेंट पता है, मतलब पेमेंट पता है, अब हम नेटो निकाल सकते हैं, हम नेटो हर एक सम का नेटो निकाल सकते हैं, पर पेमेंट पता है तब नेटो निकाल लें। तो इसका मतलब पेमेंट और नेटो का डिफरेंस होगा वो गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। यदि हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं तो गुडविल, कम पैसा दे रहे हैं तो कैपिटल रिजर्व, ठीक है। जब भी हम लोग, अब जैसे हम अकाउंटिंग लिखना चालू किए तो हम पहले आपको ना ओल्ड कंपनी लिख दिए कि ओल्ड कंपनी अकाउंटिंग का 6-7 ही कैलकुलेशन था, जल्दी हो जाएगा, इसीलिए वो ओल्ड कंपनी लिखिए पहले, सॉरी न्यू कंपनी लिख दिए पहले। और न्यू एग्जामिनेशन न्यू कंपनी पूछने का ही चांस रहेगा, ये न्यू कंपनी फोकस किए, ठीक है। हम लोग भी हो सकता है अगले क्लास में सम्स करेंगे तो आप कैसे सम्स हो सकता करवाएंगे, पीसी निकालेंगे, पुराना कंपनी को बोलेंगे भूल जाओ, न्यू कंपनी का एंट्री लिख के बैलेंस शीट बनाओ, एंट्री लिखकर क्या बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, या फिर एंट्री भी मत लिखो, सिर्फ बैलेंस शीट बना के देखो बनता है कि नहीं। एक इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा पेट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है, आपको फंसाएगा ना, आपको फंसा दो, इसका मतलब आपको फंसा रहा, पूरा कॉन्सेप्ट आपसे पूछ ले रहा हो, ठीक है। अच्छा, एंट्री की पूछता है तो एंट्री कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बिजनेस परचेज का एंट्री होता है, आप जिसका बिजनेस खरीद रहे हैं उसका एंट्री लिखना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, 2 टेम्पोररी अकाउंट खोलेंगे, बिजनेस परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड लिक्विडेटर के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इसका इस एंट्री में जो अमाउंट होगा पीसी अमाउंट होगा। सेकेंड एंट्री में जो एसेट ले रहे हैं सबको डेबिट करेंगे, जो लायबिलिटीज ले रहे हैं सबको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और ऊपर जो पीसी डेबिट किए थे ना वो पीसी को नीचे क्रेडिट कर देंगे। ये एंट्री, ये पीसी नेटो का है तो ये एंट्री नंबर 2 टैली कर जाएगा। और यदि ये एंट्री पेमेंट मेथड का पीसी है तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस वही गुडविल होगा, जो गुडविल तब सब समझा रहे थे, ठीक है। अब क्या करना, लिक्विडेटर का पेमेंट कर देना। लिक्विडेटर मतलब जिसका बिजनेस खरीद रहे हैं उसको पैसा देंगे, तो शेयर होल्डर को पहचानते नहीं है ना, तो लिक्विडेटर जो अपॉइंट होता है हम लिक्विडेटर को दे देंगे और शेयर होल्डर को दे देगा। ये कैश एंट्री पास करेंगे, लिक्विडेटर को डेबिट कर देंगे, उसको इक्विटी दे रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, और भी जो दे रहे हैं सब क्रेडिट करेंगे, एंट्री बंद हो जाएगा। ये 3 एंट्री होता है, ये 3 एंट्री होने से उसका बिजनेस खरीद लिए, पर एंट्री तो हम 8 लिखवा दी। अब बाकी एंट्री मेरा है, न्यू कंपनी का एंट्री है। अब जैसे न्यू कंपनी पुराने कंपनी का डिवेंचर ले लिया तो भैया उस डिवेंचर को तो चेंज करना होगा ना, उस डिवेंचर वाले को उस डिवेंचर वाले से सर्टिफिकेट वापस लेना होगा और न्यू कंपनी अपना डिवेंचर सर्टिफिकेट उसको देगा, उसके एंट्री पास करेगा। तो पुराना डिवेंचर को डेबिट करेगा, नया डिवेंचर को क्रेडिट करेगा। पर डिवेंचर एक्सचेंज करते समय प्रीमियम या डिस्काउंट
हो सकता है। यदि डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम होता है प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। 4 एंट्री हो गया। 5वां एंट्री, पुराने कंपनी का कोई खर्चा हमको बियर करना पड़ता है तो मेरे लिए नुकसान है, हम गुडविल डेबिट करेंगे। कभी कभी हम कैपिटल रिजर्व भी डेबिट कर देंगे, डिपेंड करता है कि एंट्री नंबर 2 में क्या निकला है। एंट्री नंबर 2 में यदि गुडविल निकला है तो गुडविल डेबिट करेंगे, एंट्री नंबर 2 में यदि कैपिटल रिजर्व निकला है तो कैपिटल रिजर्व को डेबिट कर लेंगे, ठीक है, और 2 बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे। कितना एंट्री हो गया? 5। 6th एंट्री मैंने मेरा अपना फॉर्मेशन एक्सपेंस हो सकता है, अपना का मतलब न्यू कंपनी का अपना खर्चा हो सकता है, उसके लिए एंट्री होगा प्योरिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना एंट्री हो गया? 6। अब पुराने कंपनी को जो टेकन ओवर किए हैं उस पुराने कंपनी का डेटर्स जो है या क्रेडिटर्स, मेरा डेटर्स क्रेडिटर्स हो सकता है, तो हम इंटर कंपनी ड्यू यदि कुछ होता है क्वेश्चन बताएगा, वो डेटर्स का होता है, क्रेडिटर्स का होता है, बीआरबीपी का, लोन का भी होता है, उसमें क्या करेंगे? सेट ऑफ एंट्री मार देंगे। सेट ऑफ एंट्री मार के मेरा काम खत्म, हम बैलेंस शीट बना देंगे, ठीक है। अगले क्लास में जैसे मिलते हैं तो हम लोग पहले सीखेंगे कि ओल्ड कंपनी का जर्नल क्या होता है। ओल्ड कंपनी का एंट्री एकदम इजी होता है, कुछ नहीं होता उसमें कुछ होता नहीं है। वो आप लोग डिल्यूशन पढ़े हैं ना, डिल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे डिल्यूशन का भी, तो डिल्यूशन का कॉन्सेप्ट चलेगा। रियलाइजेशन अकाउंट खोल के बंद करेंगे। आइए अगले क्लास में मिलेंगे।